तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मलेरिया बेसिकली एक प्रोटोजोअल डिसीज है। हाँ, एक प्रोटोजोअल डिसीज है। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक पैरासाइट की मौजूदगी में होती है, सब लोग जानते हैं। और उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम बेसिकली एक जीनस होता है ना, जिसके बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज होते हैं। इस पैरासाइट के हम बात करेंगे अलग अलग स्पीसीज की। तो प्लाज्मोडियम जीनस का एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि बेसिकली एक वेक्टर के थ्रू फैलता है, और वो वेक्टर है एक मॉस्किटो, जिसे हम कहते हैं फीमेल एनाफिलीज, और एक्चुअल में ये एनाफिलाइन होता है। ठीक है, एनाफिलाइन। ठीक है, तो फीमेल एनाफिलाइन मॉस्किटो। ठीक है, तो इस मॉस्किटो की वजह से फैलता है मलेरिया, सब लोग जानते हैं ये। ठीक है, बात करते हैं हम लोग तो एक्चुअल में जो मलेरिया है ये वर्ल्ड वाइड फैला होता है ना, वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं होता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में। लेकिन देखा जाए तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों इससे अफेक्टेड होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2008 तक ये जो सिचुएशन थी वो लगभग लगभग 243 मिलियंस के आसपास थी। मतलब इतने सारे लोग जो थे वो सफरर थे प्लाज्मोडियम मलेरियाई के। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है ना। कई डिस्ट्रिक्ट में ये हमेशा के लिए बना हुआ रहता है। मतलब आप कहीं भी देखोगे तो ये सिचुएशन आपको हमेशा मिलती ही जाएगी। ठीक है, ओवरऑल यदि हम बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं तो वो प्लाज्मोडियम के एक स्पेसिफिक स्पीसीज से देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और जब मैं आपको इन स्पीसीज के बारे में बताऊंगा तो ये भी आपको समझ में आएगा कि सबसे डेंजरस जो वैरायटी है वो भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम भी है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है मोर देन 50% केसेस जो होते हैं इंडिया में मलेरिया के, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से ही होता है। ठीक है, ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री में, इंडिया में हर जगह हर तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, दो क्वेश्चन जो और पूछे जाते हैं इसके वेक्टर के तौर पर, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए, इंडिया में ट्राइबल एरियाज भी है, रूरल एरियाज भी है और अर्बन एरिया भी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमेशा इसको तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो एक बार कहा जाता है कि ट्राइबल मलेरिया हो सकता है ये, या फिर ये रूरल एरिया का मलेरिया हो सकता है, रूरल मलेरिया। ठीक है, या फिर ये सिटीज में हो सकता है तो ये अर्बन मलेरिया के फॉर्म में हो सकता है। मतलब तीन अलग अलग फॉर्म आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए, ट्राइबल मलेरिया जो है वो मेनली ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरियाज जिन स्टेट्स में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है, उड़ीसा वगैरह, है ना, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर ट्राइबल मलेरिया देखने को मिलता है। रूरल मलेरिया की यदि हम बात करें तो हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके, यूपी से लेके, है ना, बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके वेक्टर पर। तो रूरल के लिए और अर्बन के लिए पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो रूरल मलेरिया मलेरिया होता है इसमें जो मेन वेक्टर होता है एनाफिलीन का, वो होता है एनाफिलीन कुल्सीफेरी, एनाफिलीन कुलिसी फैसीज भी बोलते हैं, पूरा नाम लिख देता हूँ मैं, एनाफिलिस कुल्सीफैसिस। ठीक है, तो एनाफिलिन कुल्सीफैसिस कौन सा कराता है? रूरल मलेरिया कराता है। ठीक है, जबकि अर्बन मलेरिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो मेन वेक्टर हो जाता है वो होता है एनाफिलिस स्टेफेंसी। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि अर्बन के लिए एनाफिलिस स्टेफेंसी होता है, जबकि कुल्सीफैसाइस किसके लिए होता है? रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, और डिटेल में अब हम एजेंट फैक्टर की यदि आप बात करें, सबसे पहले ही एजेंट फैक्टर की, तो देखिए जो मलेरिया पैरासाइट है ये मेनली आपको चार वैरायटीज का मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सब लोग जानते हैं आप लोग। देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, देन प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है, और एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, अब देखिए, यदि आप पूरे वर्ल्ड में बात करें कि सबसे ज्यादा वाइडेस्ट कौन सा फैला हुआ होता है तो वो आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन इंडिया में
जैसा मैंने बताया अबाउट 50% जो है सबसे कॉमनेस्ट वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, इसके अलावा बाकी बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और जो मलेरियाई है, ठीक है, वो तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर, इवन 1% केसेस के भी अंदर कराते हैं इंडिया में। और जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है ये स्पेसिफिक, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के कुछ ही एरियाज में देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और ये खासकर मिलता है कर्नाटका में। ठीक है, तो कर्नाटका में तुमकर एंड हसन, है ना, ये दो डिस्ट्रिक्ट थे, तुमकर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कौन सा वाला, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, जबकि ओवेल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मोस्टली सिर्फ अफ्रीकन एरियाज में ही मिलता है, तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही रेयरेस्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये तो एजेंट फैक्टर की अगर हमने बात करी है। देखिए होस्ट फैक्टर की यदि हम बात करें तो होस्ट फैक्टर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूजुअली अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो मलेरिया जो है वो ऑल एजेस में देखने को मिल सकता है, लेकिन एक कमाल की चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पर जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, है ना, नवजात शिशु एकदम न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, ऐसा देखा जाता है कि इनमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, तो इनको प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के केसेस बहुत रेयर होते हैं। सेक्स इंसिडेंट्स की यदि हम बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि यूजुअली मेल्स में जो है वो केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हो सकता है ये इतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए होता था कि मेल्स जो है वो आउटिंग पर ज़्यादा होते थे, ठीक है, काम करम ये खेतों में होते थे ज़्यादा कंपैरेटिवली, तो मेल्स में ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रेस की यदि हम बात करें तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। देखिए अलग अलग रेसेस में कई बार अलग अलग कंडीशन डिसीजेस देखने को मिलती है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर 80 to 90% लोगों में सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन मिलती है। ठीक है, और उसमें भी जब आप सिकल सेल ट्रेट की बात करते हैं, सिकल सेल ट्रेट, तो यहाँ पर एक गजब की चीज़ देखने को मिलती है सिकल सेल ट्रेट वाले पर्सन में कि इन लोगों को प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका होता है, खासकर फैल्सीफेरम के लिए। ठीक है, और उसका रीज़न ये है कि देखिए फैल्सीफेरम वहाँ मिलता ज़्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन कोई भी प्लाज्मोडियम हो उसे अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक साइज चाहिए आरबीसीज का, है ना। देखो या तो वो बाइकॉनकेव हो जो उसका नॉर्मल शेप हो, और या फिर वो परमानेंटली सिकल्ड हो जो सिकल सेल एनीमिया के परमानेंट पेशेंट में मिलेगा। सेम होना चाहिए तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है वो अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन देखिए जो ट्रेट वाले व्यक्ति होते हैं ना, इनमें क्या होता है, यूजुअली वो बाइकॉनकेव भी होता है, लेकिन कुछ भी विपरीत कंडीशन आती है तो वो सिकल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आरबीसीज के साइज में, शेप में जो है आप चेंज देखेंगे। इस वजह से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है खासकर, और इवन देखा जाए तो सारे प्लाज्मोडियम जो है अपने लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या हो जाते हैं, रेजिस्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। ठीक है, और देखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में मलेरिया जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, और कई वजह से, इस वजह से कई बार अबॉर्शंस तक हो जाते हैं, मतलब इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ऑक्यूपेशन की यदि हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही बात हो गई कि एग्रीकल्चरल वर्किंग से जो लोग जुड़े हुए उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि खेतों में मच्छर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये तो थी होस्ट फैक्टर की बात। इन्वॉर्म फैक्टर की यदि हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखिए अगर हम स्पेसिफिक सीजन की बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि यूजुअली हमारे इंडिया में ये जुलाई से लेकर सितंबर तक बहुत पीक पर होता है। ठीक है, जुलाई से सितंबर पर। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, रेन होता है ना, तो बारिश के समय पर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और यदि हम इसे लंबा करें तो कई बार माना जाता है कि ये जुलाई से लेकर नवंबर तक अपना इम्पैक्ट दिखाता है, क्योंकि बारिश के बाद कई समय तक जो ब्रीडिंग है मच्छरों की वो बनी हुई रहती है। ठीक है, तो नवंबर तक के केसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करें तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है वो इनके जनरेशन के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। ठीक है, रेनफॉल जैसे मैंने कह ही दिया है, रेनफॉल सीधा यहाँ पर इनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेनफॉल होता है
उतना ज़्यादा इनको ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। एल्टीट्यूड की बात करें यदि हम लोग, तो एक कमाल की चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पर मलेरिया होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो 2000 से लेकर 2500 मीटर्स के ऊंचाई पर मिलते ही नहीं है। मतलब यदि आप इससे ऊपर चले जाओ तो एनाफिलीज मॉस्किटो ही नहीं है, और जब एनाफिलीज नहीं है तो वो पैरासाइट को कैसे लेकर जा सकता है ना, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है किसके लिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए। बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये फैलता कैसे है, तो भैया सबको पता है ये चीज़ कि ये मॉस्किटो बाइट से फैलता है। ठीक है, लेकिन हर मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलता है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा उसी के बाइट से फैलेगा, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन बाइट के अलावा भी एक फैक्टर है जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू। अब ये बोले डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, तो देखिए मान लीजिए कोई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लग गया, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से कैसे फैल सकता है, तो ऐसा माना जाता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में यदि आपने ऐसी सिरिंजेस का यूज़ कर लिया हो जिस सिरिंज को पहले किसी ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ किया था जिसका मान लीजिए जिसमें मलेरिया एंटीजन पाया गया हो, है ना, तो उसके थ्रू ये फैल सकता था। इसी तरह से आईवी इंजेक्शन, तो अब तो खैर जो जितने भी नीडल्स होती है, जितनी भी सिरिंजेस होती है उन्हें हम फेंक दिया करते थे, लेकिन पहले क्या होता था, सेम सिरिंज सेम नीडल को यूज़ कर लिया जाता था। ठीक है, तो उन केसेस में ये फैलता था। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, तो इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आपने देखा होगा सारे टेस्ट होते हैं, उसमें से एक टेस्ट होता है मलेरिया एंटीजन का, है ना, तो यदि अफेक्टेड पर्सन अगर डोनर को मलेरिया हुआ तो उसका जो ब्लड है वो किसी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, तो देखिए ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लिए क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबके इंक्यूबेशन अलग अलग होंगे, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं चारों वैरायटी की। तो एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, देन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, देन प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। अब देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो होता है, ठीक है, उसके लिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए एक एवरेज दिन माना जाता है, तो वो होता है 12 दिन। ठीक है, लेकिन अगर सीक्वेंस में सीरीज में माना जाए तो ये होता है 9 to 14 डेज के आसपास। लेकिन एग्जैक्ट पूछा जाए आपसे तो क्या ध्यान रखना है आपको, 12 डेज। ठीक है, वाइवेक्स की यदि हम बात करें तो इसके लिए माना जाता है 14 दिन। ठीक है, और सीक्वेंस में रेंज में माना जाए तो 18 to 70 डेज के आसपास ये माना जाता है। ठीक है, देन 28 डेज जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई के लिए माना जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई को क्वार्टन मलेरिया भी कहते हैं, क्वार्टाइन मलेरिया, तो ये होता है लगभग 28 डेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको क्वार्टन मलेरिया भी कहते हैं। तो 28 डेज इसका फिक्सिटी के साथ एक एवरेज डे माना जाता है, जबकि रेंज में ये चलता है 18 to 40 डेज तक। ठीक है, और फाइनली जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, इसके लिए एक फिक्स डेट माना जाता है 17, और सीक्वेंस में रेंज में माना जाए तो ये जाता है 16 to 18 डेज। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता ही होना चाहिए सारे इंक्यूबेशन पीरियड। तो मलेरिया साइकिल की बात कर लेते हैं। देखिए जो मलेरिया का साइकिल है वो अपने 2 स्टेज से होकर गुजरता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये जो ओवरऑल साइकिल है ये 2 स्टेजेस से मिलकर बनती है, एक मिलती है सेक्सुअल साइकिल से और एक बनती है एक्चुअल में ये असेक्सुअल साइकिल से। ठीक है, तो हम असेक्सुअल साइकिल से शुरू करेंगे जो कि ह्यूमंस के अंदर चलती है। तो मैंने समय बचाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन पहले ही बना लिया है, तो हम इसकी बात करते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए ये एनाफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है, और एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करने वाली एक ह्यूमन को, तो अगर हम इसके लिए इन्फेक्टेड वर्ड यूज करते हैं तो ये इन्फेक्टेड क्यों होगा कि इसके सलाइवा में कहीं ना कहीं स्पोरोजोइड्स होंगे। ठीक है, तो इसके सलाइवा में क्या है, स्पोरोजोइड्स है। अब मान लीजिए इसने बाइट किया ह्यूमन को, तो देखो मैंने इसके लिए क्या लिखा है, एंडोजीनस फेस। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो चलता है उसे हम एंडोजीनस फेस के नाम से जानते हैं।
आसेक्सुअल साइकिल के नाम से जानते हैं और साइजोगोनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ह्यूमंस में ये चीज़ चलती है। फिर देखिए, जैसे ही स्पोरोजॉइट बाइट करने के बाद ह्यूमंस ब्लड में जाते हैं, 60 मिनट्स तक ये ब्लड के अंदर रहते हैं पेरिफेरल एरिया सर्कुलेशन में और फिर गायब होने लगते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ही स्पोरोजॉइट बॉडी के अंदर एंटर किए तो कुछ तो किल कर दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच गए मान लीजिए। तो जो बचे हुए हैं वो सबसे पहले जाते हैं लिवर के अंदर और इसी को हम हिपैटिक फेज कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कई बार प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज भी कहते हैं, आरबीसीज में जाने से पहले वाला फेज। तो हिपैटिक फेज में क्या होता है, 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है यहाँ पर, और जो बचे कुछ स्पोरोजॉइट्स इसके अंदर थे अब वो धीरे धीरे अपना स्वरूप जो है, फॉर्म है, वो चेंज करने लगते हैं। ठीक है, और स्पोरॉइड जो है एक अलग बॉडी में बन जाते हैं जिसे हम साइजोंट कहते हैं। ठीक है, साइजोंट एक्चुअल में साइजोंट मलेरियल साइकिल में बार बार यूज होता है। ठीक है, हिपैटिक फेज के लिए इसलिए हम इसे हिपैटिक साइजोंट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हिपैटिक साइजोंट में बदल गया। अब ये साइजोंट धीरे धीरे और परिपक्व होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं लिवर में, और जैसे 2 वीक्स का अल्टीमेट पीरियड आता है साइजोंट बर्स्ट हो जाता है, और जब ये बर्स्ट होकर निकलता है तो उस फॉर्म को मीरोजॉइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम, मीरोजॉइट्स। ठीक है, अब ये जो मीरोजॉइट्स से ये बर्स्टिंग के बाद निकले कहाँ के लिए, सर्कुलेशन के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी जो संख्या है मीरोजॉइट्स की वो अलग अलग हो सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है, देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है वो लगभग 40,000 मीरोजॉइट्स निकालता है, और सबसे ज़्यादा मीरोजॉइट्स एक्चुअल में प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ही निकालता है, जबकि जो दूसरे प्लाज्मोडियम की वैरायटीज़ है वो लगभग सिर्फ 2000 से 15,000 तक निकालती है। कितनी, 2000 से लेकर 15,000 तक निकालते हैं सिर्फ। ठीक है, बाकी तीनों स्पीसीज, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, जैसे ये मीरोजॉइट सर्कुलेशन में गए, अब कुछ तो लिवर में रह गए, ठीक है, वहीं पड़े हुए हैं ताकि बाद में इन्फेक्शन कराएंगे मलेरिया के रिपीटेड इन्फेक्शन के लिए। कुछ मीरोजॉइड जो बाहर आते हैं वो आरबीसीज की सरफेस एरिया पर जाते हैं और वहाँ पर चिपक जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आरबीसीज की सरफेस पर गए वो शुरुआत हो जाती है एरिथ्रोसाइटिक फेज की। ठीक है, ये सेकेंड फेज है। अब क्या करते हैं, वो धीरे धीरे इस वॉल को पेनिट्रेट करते हैं और आरबीसीज के अंदर एंटर कर जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने ना, पेनिट्रेट्स आरबीसी वॉल्स एंड एंटर्स इनटू द आरबीसीज। जैसे आरबीसीज के अंदर एंटर करते हैं ये मीरोजॉइट्स अपना फिर से फॉर्म चेंज करते हैं और ये बदलते हैं ट्रोफोजॉइट में। ठीक है, तो ट्रोफोजॉइट वर्ड कहाँ के लिए यूज कर रहे हैं हम, आरबीसीज के लिए। फिर ये जो ट्रोफोजॉइट है फिर से मैच्योर फॉर्म में होंगे और ये फिर से साइजोंट फॉर्म में बदलेंगे। अब बेसिकली ये साइजोंट, देखो इस साइजोंट से कंफ्यूज नहीं होना, ये साइजोंट हिपैटिक साइजोंट था और ये वाला साइजोंट आरबीसी का साइजोंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर वही कहानी, साइजोंट फाइनली जब बर्स्ट आउट होगा तो किस में बदलेगा, मीरोजॉइट्स में बदलेगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली बात, ये साइकिल जो है वो रिपीटेडली चल रही है, सिर्फ एक बार नहीं। देखो कुछ आरबीसीज में यहाँ हो गया, फिर मैंने कहा था कुछ मीरोजॉइड जो है वो बैठे रहे हिपैटिक फेज में, वो कुछ दिनों बाद निकलेंगे, फिर वो नई आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे, फिर आरबीसीज फट जाएंगी, फिर वापस से दूसरी आरबीसीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये जो साइकिल है ना ये रिपीटेडली चलती रहती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि वो जो कहते हैं ना हम लोग टर्शरी फीवर, डबल टर्शियन फीवर, ये सारी जो वर्डिंग यूज की जाती है ना एक्चुअल में जब जब आरबीसीज बर्स्ट आउट होती है तब तब जो उसका पॉइजनस इफेक्ट है प्लाज्मोडियम का वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और उसी वजह से फेवरिश फीलिंग आती है, फीवर होता है। ठीक है, तो जैसे ही फ्रेश ब्लड आरबीसीज को इन्फेक्ट किया और वो रप्चर होता है तो ये आपको फीचर्स देता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो या प्लाज्मोडियम ओवेल हो, ये मीरोजॉइड्स हर 48 घंटे बाद रिलीज होंगे अलग अलग आरबीसीज से। इसलिए देखा जाए तो हर दूसरे दिन बाद फीवर आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिपीटेशन होता है ना हर 2 दिन बाद फीवर आ जाना, वो फैल्सीपेरम ओवेल और वाइवेक्स में देखने को मिलता है। जबकि प्लाज्मोडियम मलेरियाई के केसेस में ये कब रिपीट होने वाला है, 72 आवर्स में रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो ये फेज चलता रहेगा। अब फाइनली क्या होता है, कुछ मीरोजॉइड जो निकलेंगे वो नई आरबीसीज को इन्फेक्ट कर देंगे, यही सब कहानी चलती रहेगी अब। और कुछ क्या करेंगे, कंप्लीट गैमिटोगेनी में जाएंगे, मतलब गैमीड्स बनाएंगे। तो होता क्या है यहाँ पर, जो मीरोजॉइड्स रिलीज हुए आरबीसी के बाद उसमें से कुछ मेल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और कुछ
फीमेल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब हालांकि यहाँ पर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ह्यूमंस में, इसलिए ह्यूमंस की साइकिल के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, असेक्सुअल साइकिल। लेकिन अब ये मेल और फीमेल गैमेट ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहे हैं। अब दोबारा से एक मॉस्किटो आया, ठीक है, और उसने इस ह्यूमन को काट लिया जिसके पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट थे। अब साइकिल कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गई है, फीमेल के पास। तो देखो फीमेल एनाफिलीज के पास जैसे ये जाता है, इस साइकिल को हम कहते हैं एक्सोजीनस फेज या फिर स्पोरोगोनी, ठीक है, स्पोरोजॉइड बनाने वाला है स्पोरोगोनी। क्या हुआ यहाँ पर, जब इसने ह्यूमन से, इन्फेक्टेड ह्यूमन से ब्लड सक किया तो इसके पास आ गए थे मेल और फीमेल गैमेट। तो देखो जरा, अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, मैच्योर होंगे। तो फीमेल गैमेट मैच्योर होकर साइज में बड़ा होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं मैक्रोगैमेट, जबकि मेल गैमेट जो है वो साइज में कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं माइक्रोगैमेट। अब ये अंदर ही, मॉस्किटो के अंदर ही, स्टमक वॉल, स्टमक के भी अंदर, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर इन दोनों के बीच में कीमोटैक्सिस के मेथड से फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ एक बॉडी बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये पहले मोशनलेस बॉडी होती है ना, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन 18 to 24 आवर्स के बाद ये भी मैच्योर हो जाता है और ये एक मोटाइल जाइगोट में बदल जाता है। और ये जो मोटाइल जाइगोट होता है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओकाइनेट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है ओकाइनेट कहाँ है, तो बेसिकली ये मच्छर के अंदर है, उसके स्टमक के अंदर है, मोटाइल जाइगोट होता है ओकाइनाइट। अब ये ओकाइनाइट क्या करता है, धीरे धीरे स्टमक वॉल को पेनिट्रेट कर देता है, क्योंकि यहाँ तक की कहानी कहाँ थी, स्टमक के अंदर। ये पेनिट्रेट करके स्टमक वॉल के बाहरी सतह पर चला जाता है। अब ये बदल जाता उसिस्ट में, किस में बदल गया, उसिस्ट में। और वो उसिस्ट ही फाइनल फेज होती है जहां से ये किस में बदल जाएगा, स्पोरोजॉइट में। अब ये उसिस्ट जैसे स्पोरोजॉइट में बदलता है, अब ये बॉडी कैविटी के थ्रू, जो उसिस्ट स्पोरोजॉइट में बदला, ये बॉडी कैविटी के थ्रू वापस से कहाँ चला गया, मॉस्किटो के लार में, ठीक है। और फिर वही कहानी शुरू। अब जैसे ये मॉस्किटो के लार में पहुंचा स्पोरोजॉइट, ये फिर से किसी नॉर्मल पर्सन को काटेगा और उसके अंदर फिर असेक्सुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मॉस्किटो के अंदर चलती है सेक्सुअल साइकिल, जबकि मेंस में चलती है असेक्सुअल साइकिल। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें यदि हम लोग, तो आप सब लोग जानते हैं 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर जो बड़ी फेमस है मलेरिया की, ठीक है। सबसे पहले आती है कोल्ड स्टेज, अच्छी खासी ठंडी वाली स्टेज। उसके बाद आती है हॉट स्टेज, है ना, जिसको फेवरेट स्टेज भी कहते हैं। और थर्ड स्टेज आती है यहाँ पर स्वेटिंग स्टेज, ठीक है। लेकिन आजकल ये स्टेजेस प्रॉपरली इस तरीके से मिले, ये स्वाभाविक नहीं होता है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोल्ड स्टेज की। तो कोल्ड स्टेज में होता क्या है, इसके सबसे पहले शुरुआत होती है थकान से, लैसिट्यूड और हेडेक से, ठीक है। तो हेडेक और लैसिट्यूड के साथ यहाँ पर शुरुआत होती है, धीरे धीरे पर्सन को नॉसियाटिंग फीलिंग आती है और शुरुआत होती है चिली सेंसेशन की, ठीक है। अचानक से पर्सन को क्या है, ठंड लगने लगती है, ठीक है। अब ये ठंड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये बदल जाएगी राइगर्स में। तो 1 घंटे के बाद तो लगभग ये समझ लीजिए कपकपी होने लगती है, ठीक है। अब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा चिल्लीनेस के बाद, राइगर्स के बाद, जो लगभग 39 to 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको कब मिलेगा, हॉट स्टेज में मिलेगा, ठीक है। हेडेक जो है वो माना जाता है इतना सीवियर होता है कि उसकी वजह से वॉमिटिंग आ सकती है कई बार, ठीक है। हेडेक की वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। अब स्किन कैसी फील होगी, बिल्कुल कोल्ड, ठंडी, लेकिन बाद में ये हॉट में बदल जाएगी, हॉट स्टेज में यदि हम देखेंगे तो, ठीक है। इस स्टेज में जो पैरासाइट्स है, यदि उसका पता लगाना हो तो आप ब्लड सैंपल ले सकते हैं और यहाँ पर पैरासाइट जो है वो ब्लड में मौजूद रहेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कोल्ड स्टेज कितने लंबे समय तक लास्ट करती है, तो ये रहती है 15 मिनट से लेकर 60 मिनट्स तक, ठीक है। तो 15 मिनट से लेकर लगभग 1 घंटे तक की कौन सी स्टेज रहती है, कोल्ड स्टेज रहती है। इसके बाद हम एंटर करते हैं हॉट स्टेज में, ठीक है, हॉट स्टेज। अब जो हॉट स्टेज है यहाँ पर पर्सन खुद से भी फील करता है कि बिल्कुल आग निकल रही है उसकी बॉडी में, ठीक है। तो बर्निंग हॉट वाली फीलिंग आती है, ठीक है। क्या करता है पर्सन, सारे क्लॉथ्स को निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जितने भी कपड़े होते हैं उसके,
वो क्लॉथ्स को निकालने की कोशिश करता है, कास्ट ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। तो सारे के सारे जो कपड़े हैं वो उसने निकाल दिए, ठीक है। स्किन हॉट अच्छी खासी फील होती है यहाँ पर, ध्यान रखना, बहुत हॉट स्किन फील होती है यहाँ पर टच करने पर। हेडेक और ज़्यादा हो जाता है, हेडेक की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, ठीक है। पल्स जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, पल्स वेरी फास्ट, रेस्पायरेशन वेरी फास्ट, है ना, रेस्पायरेशन भी बहुत फास्ट हो जाता है। और स्टेज जो है फीवर की ये वेरी करती है, तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये 2 to लेकर 6 आवर्स तक रह सकती है, 2 से 6 घंटे तक बना ही हुआ है, ठीक है। और फिर फाइनली आती है स्वेटिंग की स्टेज, ठीक है, स्वेटिंग की स्टेज। तो अब यहाँ पर क्या आता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और इसी के साथ साथ फीवर उतर जाता है। तो फीवर जो है, टेम्परेचर जो वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो गया, स्किन फिर से ठंडी हो जाएगी, स्किन जो है वो कूल, लेकिन पसीने की वजह से कैसी हो जाएगी, मॉइस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है यहाँ पर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और ये भी चलती है लगभग 2 to 4 आवर्स के आसपास, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि यहाँ ये अलग अलग समय। और फिर यही सेम चीज़ आपको रिपीटेशन मिलेगी, जैसा मैंने बताया 48 आवर्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो 48 आवर्स में आपको मैंने कहा था कि 3 स्पीसीज है जहाँ पर 48 आवर्स में रिपीटेशन हो जाता है, जबकि कुछ में मैंने जबकि एक बताया था आपको 72 आवर्स में रिपीट होता है ना। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है कि यूजुअली यहाँ पर रिपीटेशन या तो 48 आवर्स में होगा या फिर ये रिपीटेशन कब तक होगा, लगभग 72 आवर्स में, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ भयंकर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। देखिए, जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वो सिर्फ आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा, सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है, दिमागी बुखार, ठीक है। तो दिमागी बुखार एक्चुअल में सेरिब्रल फीवर है। एक और कमाल की चीज़ वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लैक वाटर फीवर, है ना। यहाँ पर बच्चे कई बार गड़बड़ी करते हैं। देखिए, ब्लैक वाटर फीवर एक्चुअल में काला आजार वगैरह नहीं है, बच्चे ब्लैक वाटर फीवर काला आजार वगैरह लगा देते हैं। ब्लैक वाटर फीवर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से धीरे धीरे रिनल फेलियर भी हो जाता है और यूरिन जो है बिल्कुल रेडिश कलर का आता है, इवन डार्क ब्राउन तक हो जाता है। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। फिर जैसा मैंने बताया, इसके कॉम्प्लिकेशन में लिवर डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, रिनल फेलियर हो सकता है, वो भी एक्यूट रिनल फेलियर, ठीक है। तो बहुत भयंकर कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। स्प्लीनोमेगेली, हाँ ये भी ध्यान रखना है आपको, हाँ, मैक्सिमम स्प्लीनोमेगेली कराने के लिए जिम्मेदार हो सकता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अच्छा खासा स्प्लीनोमेगेली, अच्छा खासा हिपैटोमेगेली, ठीक है। तो मार्क्ड स्प्लीनोमेगेली, हिपैटोमेगेली भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। यदि हम डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो स्मीयर बनाया जाता है, फिल्म बनाई जाती है, आपको पता होगा। तो देखिए, 2 चीज़ें आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ब्लड लेकर 2 फिल्म बनाई जाती है, एक थिक फिल्म भी बनाई जाती है और एक थिन फिल्म भी बनाई जाती है, ठीक है। स्लाइड बनाई जाती है बेसिकली, जिनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाता है। तो जो थिक फिल्म होती है, ऐसा माना जाता है कि थिक फिल्म जो है वो पैरासाइट की प्रेजेंस जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली पैरासाइट को पहचानना है हमको कि पैरासाइट है या नहीं, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो थिक फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैरासाइट के अलावा आपसे पूछा जाए कि पैरासाइट की स्पीसीज कौन सी है, उसे जानना है मान लीजिए, ठीक है, वो मलेरिया है, वाइवेक्स है, ओवेल है, तो फिर थिन फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा, ओनली पैरासाइट की मौजूदगी देखनी है कि नहीं, तो थिक फिल्म इंपॉर्टेंट है। जबकि स्पीसीज तक पता लगाना है तो थिन फिल्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके लिए कोई पॉजिटिव वगैरह है कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर एंटीबॉडीज डिटेक्शन हम करते हैं, ठीक है ना। फिर फाइनली एक तीसरा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। मलेरिया एंटीजन टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो मलेरिया एंटीजन की मौजूदगी है कि नहीं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज है कि नहीं, वो दोनों हम सीरोलॉजिकल टेस्ट और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देखिए, ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें
तो हालांकि ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं मलेरिया के, लेकिन मैं आपको सिर्फ ड्रग बता देता हूँ। एक्चुअल में उनका कोर्स ड्यूरेशन ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 ड्रग्स जो बड़ी फेमस है उनके आपने नाम सुने होंगे, यूजुअली क्लोरोक्वीन, ठीक है, तो क्लोरोक्वीन को दिया जाता है यहाँ पर, या फिर क्लोरोक्वीन के साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्राइमाक्वीन को भी दिया जाता है, ठीक है, प्राइमाक्वीन। तो क्लोरोक्वीन या प्राइमाक्वीन को दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दिया जाता है, जिसे आर्टिसुनेट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो क्या कहा जाता है, आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है, जिसे ACT के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, आर्टीमीथर के नाम से भी आता है। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा डेडलीस्ट कंडीशंस के लिए आर्टिमिसिन का यूज़ करेंगे, है ना, वरना सिंपल क्लोरोक्वीन या प्राइमाक्वीन से ही काम चल जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम वाकई में बहुत डेंजरस होता है, तो उस केस में कई बार क्लोरोक्वीन प्राइमाक्वीन के साथ साथ आर्टिमिसिन मतलब ACT का भी कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, जबकि वाइवेक्स जैसे केसेस के लिए सिर्फ क्लोरोक्वीन और प्राइमाक्वीन से ही काम हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए पैरासाइट इन्फेक्शन के लिए, वो भी खासकर मलेरिया के लिए।